Now we will move to the second application of units and dimension. So second application is conversion of units. कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो यूनिट्स और डायमेंशन का सेकंड एप्लीकेशन जो होता है वो कन्वर्जन ऑफ यूनिट होता है। यूनिट कन्वर्जन में हम डायमेंशन एनालिसिस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यूनिट कन्वर्जन आप लोगों को पता होगा, कुछ बेसिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स तो आप लोगों को पता ही होगा ऑलरेडी। लेकिन अगर जैसे हमें ये देखना है कि 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब कितने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा, तो वो चीजें हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में देखेंगे। सो एज वी ऑलरेडी नो दैट के अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो यूनिट चेंज करने से चेंज नहीं होती है। तो हमें अप्लाई क्या करना पड़ेगा, Q इज इक्वल्स टू N इंटू यू। N इंटू यू इज कॉन्स्टेंट। तो जब N इंटू यू कॉन्स्टेंट होगा, किस केस में होगा कांस्टेंट, जब अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि 5 kg आलू अगर हम लोग लेके आते हैं तो 5 किलो आलू अगर चेंज नहीं हो रहे हैं तो हम उसको चाहे 5 किलोग्राम में मेजर करें या फिर ग्राम से मेजर करें, तो क्वांटिटी जो होगी वो चेंज नहीं होगी। अगर ऐसा है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2। ठीक है, ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। अब U1 क्या है, U1 इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट ऑफ क्वांटिटी इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट। फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिमिलरली U2 क्या है, U2 विल बी द यूनिट ऑफ क्वांटिटीज इन सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट। N1 पहले वाले के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, N2 दूसरे वाले के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। ठीक है, अब हम लोगों को इस चीज का यूज करना है। अब इसको हम लोगों को देखना है कि डायमेंशन एनालिसिस से हम लोग इसका यूज कैसे कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए एक फिजिकल क्वांटिटी है Q, उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, उसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा m टू द पावर ऑफ x, l टू द पावर ऑफ y, t टू द पावर ऑफ z। अगर ये वाला फॉर्मूला होता है तो अब हमें ये वाला अगर फॉर्मूला यूज करना है तो क्या होगा, Q की जो वैल्यू होगी वो तो कांस्टेंट ही रहेगी। ये बेसिकली यूनिट का डायमेंशन फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, N1 M1 टू द पावर ऑफ x, L1 टू द पावर ऑफ y, T1 टू द पावर ऑफ z। ये बेसिकली डायमेंशन फॉर्मूला एक्चुअली में क्या एक्सप्रेस करता है, डायमेंशन फॉर्मूला कुछ खास चीजें एक्सप्रेस नहीं करता है, ये सिर्फ हमें यूनिट बताता है। ठीक है, यूनिट बताता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम लोग वेलोसिटी की यूनिट बोलें तो वो LT-1 होगा। ठीक है, LT-1 फॉर्मूला होगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला। अगर हम इसको यूनिट्स में बोलेंगे तो क्या होगा, ये होगा मीटर सेकेंड -1। ठीक है, तो ये डायमेंशन फॉर्मूला बेसिकली और कुछ नहीं बता रहा है, ये यूनिट्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, तो जब अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है तो N1 U1, ये M1 L1 T1 क्या हो गया, M1 is the unit of mass in first system, L1 is the unit of length in first system, T1 is the unit of time in first system. This will be equal to N2 M2 X, L2 Y, T2 Z। ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को यूज करना होगा जब भी हम लोगों को यूनिट कन्वर्जन करना है। ठीक है, हम लोग बहुत ही सिंपल एग्जांपल से इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन समझने की कोशिश करते हैं।
तो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि हाउ मच इज 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब बताइए ये किस चीज की यूनिट है किलोग्राम पर मीटर क्यूब? एग्जैक्टली डेंसिटी की। तो हाउ मच इज 1 किलोग्राम मीटर क्यूब इनटू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब कितना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा, अगर हमें ये निकालना है तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि डेंसिटी की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। डेंसिटी हो गया, डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया? m टू द पावर ऑफ 1, मीटर क्यूब है तो ये हो जाएगा l टू द पावर ऑफ -3, राइट। ये डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। अब हमारे पास दो सिस्टम है, एक तो किलोग्राम पर किलोग्राम मीटर क्यूब वाला सिस्टम हो गया या MK सिस्टम हो गया, और ये वाला CGS सिस्टम हो गया। तो 1 किलोग्राम मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब को हमें ग्राम पर मीटर क्यूब में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में हमें कन्वर्ट करना है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2। सो फर्स्ट इज N1, न्यूमेरिकल वैल्यू पहले की क्या है? 1। U1 M1 L1, M की पावर यहां पे कितनी आ रही है? 1, और L की पावर कितनी आ रही है? -3। This will be equals to N2. Let us assume that N2 will be X. तो ये हमने X मान लिया। दूसरे की यूनिट क्या हो जाएगी? M2 L2 टू द पावर ऑफ -3, क्योंकि यूनिट तो चेंज नहीं होगी, यही रहेगा। ठीक है, अब हमें X की वैल्यू निकालनी है। तो X की वैल्यू क्या होगी? X वैल्यू विल बी इक्वल्स टू, दिस वैल्यू विल बी 1, यहां पे आ जाएगा M1 L1 to the power of -3, this divided by M2 L2 to the power of -3। ठीक है, अब इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं? इसी चीज को हम लोग और किस तरीके से लिख सकते हैं कि ये हो गई वैल्यू X की। सो X विल बी इक्वल्स टू 1 इंटू M1 बाय M2 इंटू L1 बाय L2 होल टू द पावर ऑफ -3। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब M1 क्या है? किलोग्राम। तो यहां पे हम लोग किलोग्राम रख देंगे। M1 पहले सिस्टम में मास की यूनिट क्या है? किलोग्राम है, तो यहां पे हमारे पास किलोग्राम आ जाएगा। और सेकंड में मास की यूनिट क्या है? ग्राम है, तो इधर हमारे पास ग्राम आ जाएगा। L1 पहले वाले में लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर, सो दिस वैल्यू विल बी मीटर। और सेकंड वाले में क्या है? सेंटीमीटर। ठीक है, तो दिस होल टू द पावर ऑफ -3। ठीक है, हमें किलोग्राम और ग्राम में कन्वर्जन पता है, मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्जन पता है। तो एक छोटी सी ट्रिक हम लोग यूज कर सकते हैं कि जो भी बड़ी यूनिट होती है उसको छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, मतलब 1 किलोग्राम को हम कितना लिख सकते हैं? 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो क्या आएगा? दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 1, यहां पे क्या आ जाएगा? 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम्स, पावर 1 ही है। 1 मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। सो दिस वैल्यू विल बी 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर होल टू द पावर ऑफ -3। तो यहाँ पे ग्राम और ग्राम कैंसिल हो गया, यहाँ पे सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या बनी हमारे पास? ये आ जाएगा 10 टू द पावर ऑफ 3, this into यहाँ पे 10 to the power of 2 into 10 to the power of -3, this value will be equals to 10 to the power of -6, this value is equals to 10 to the power of -3, right? तो ये हमारा आंसर हो गया। सो दिस इज अवर वैल्यू ऑफ x। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब विल बी इक्वल्स टू 10 टू द पावर ऑफ -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट? अब ये मैंने बहुत ही छोटी सी चीज है, ये आप लोगों को ऑलरेडी आती होगी कि 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कितने होते हैं, ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है।
लेकिन ये जो मेथड है, इस मेथड को आप लोगों को समझने की जरूरत है। इस मेथड को इस तरीके से अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसी मेथड का यूज करके मैं ना एक जनरल फॉर्मूला भी बना सकता हूं। सो जनरल फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा, जैसे हम लोगों ने बोला था कि n1 u1 इज इक्वल्स टू n2 u2 होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या आ गया, n1 u1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 टू द पावर ऑफ x, l1 टू द पावर ऑफ y and t1 to the power of z. This is equals to n2 m2 to the power of x, l2 to the power of y and t2 to the power of z. ये हो गया। तो हमारे पास n1 गिवन है, अगर n2 निकालना है हमें तो n2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, n2 वैल्यू विल बी इक्वल्स टू n1 n1, यहाँ पे क्या आएगा, ये पूरी चीज़ें डिनोमिनेटर में जाएंगी इसके, तो यहाँ पे आ जाएगा m1 बाय m2 होल टू द पावर ऑफ x, इधर आ जाएगा l1 बाय l2 होल टू द पावर ऑफ y, यहाँ पे आ जाएगा t1 बाय t2 होल टू द पावर ऑफ z। तो ये n2 की वैल्यू, ये वाला फॉर्मूला जनरली हमारे पास मिल गया। तो इस फॉर्मूले का यूज करके भी आप लोग डायरेक्टली कोई भी यूनिट का कन्वर्जन कर सकते हैं। अब एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करते हैं। एक और सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि हम लोगों को 1 न्यूटन को, हाउ मच इज 1 न्यूटन इनटू डाइन, राइट, हाउ मच इज 1 न्यूटन इनटू डाइन, ये हम लोगों को ऑलरेडी पता है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग इस चीज का, इस मेथड का यूज करके निकालना है। तो न्यूटन क्या होता है, एम के सिस्टम, और डाइन किस सिस्टम में होता है, सीजीएस सिस्टम में। तो एम के सिस्टम को सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। एम के सिस्टम यहाँ पे न्यूटन है, तो एसआई सिस्टम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें देखना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अगेन यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। n1 की वैल्यू कितनी है 1, सो 1 इंटू न्यूटन। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस टू, तो m1 l1 t1 to the power of -2 is equals to how much dyne is there, let us say this is x, इधर आ जाएगा m2 l2 t2 to the power of -2, राइट। तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, m1 बाय m2 l1 बाय l2 this whole to the power of 1, l1 by l2 to the power of 1 and t1 by t2 whole to the power of -2, ये x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब m1 m के सिस्टम में था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1 कितना हो गया, किलोग्राम होता है, और सीजीएस सिस्टम में ये क्या होता है, ग्राम्स होता है, ठीक है। l1 यहाँ पे हमारे पास मीटर होता है, यहाँ पे क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। टाइम यहाँ पे सेकंड होता है, और यहाँ पर भी सेकंड होता है, होल टू द पावर ऑफ -2। तो सेकंड सेकंड कैंसिल हो गया, तो सेकंड की तो जरूरत ही नहीं रहेगी। इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो किस तरीके से लिख सकते हैं, 1000 ग्राम्स डिवाइडेड बाय ग्राम्स, यहाँ पे आ जाएगा 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, ग्राम्स और ग्राम्स कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, ये जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ गई, 10 टू द पावर ऑफ 5, राइट, 10 टू द पावर ऑफ 5 वैल्यू आ गई। तो हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि 1 न्यूटन इज हाउ मच डाइन, इट इज 10 टू द पावर ऑफ 5 डाइन। तो इस तरीके से हम लोग यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जिसमें हमारे पास एक हाइपोथेटिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो, उसका भी एक एग्जांपल करके देख लेते हैं।
सपोज कीजिए कि हमारे पास एक हाइपोथेटिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, ठीक है। वो सिस्टम ऑफ यूनिट क्या हो गया, एम एल टी। उसमें m क्या हो गया है, m इज द यूनिट ऑफ मास, l इज द यूनिट ऑफ लेंथ, t इज द यूनिट ऑफ टाइम। यहां पे मैं ABC भी लिख सकता था यहां पे, लेकिन मैंने MLT लिख दिया है, ठीक है। और मास, लेंथ और टाइम में जो कन्वर्जन है वो भी आपको फैक्टर दिया हुआ है कि 1m इज इक्वल्स टू 5 kg एंड 5L is equals to 1 meter and 2t is equals to 1 second, ठीक है। अब हम लोगों को क्या निकालना है, what we need to find out, we need to find out the value of 1 Newton in new system of unit. वन न्यूटन इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट। अब इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए। जिस तरीके से हमारे पास MKS सिस्टम ऑफ यूनिट है, CGS सिस्टम ऑफ यूनिट है, उसी तरीके से हमने एक और नया सिस्टम, हाइपोथेटिकल सिस्टम है। वो सिस्टम कैसा हो गया, MLT वाला, जिसमें मास की यूनिट m हो गई है, लेंथ की यूनिट l हो गई है, टाइम की यूनिट t हो गई है, और कन्वर्जन फैक्टर मास, लेंथ और टाइम का आपको ये दे रखा है, ठीक है, कि 1m इज इक्वल्स टू 5 kg, 5L इज इक्वल्स टू 1 मीटर, 2t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, ये कन्वर्जन फैक्टर दे रखा है। अब आपको 1 न्यूटन की वैल्यू निकालनी है न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, एग्जैक्टली कोई नया काम नहीं करना है हमें, इसमें भी सेम काम ही करना है। तो देखिए यहां पे भी फॉर्मूला हम लोगों को वही लगाना पड़ेगा, N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2, ठीक है। हमें 1 न्यूटन की वैल्यू निकालनी है, तो पहले सिस्टम में 1 न्यूटन में m1 l1 t1 टू द पावर ऑफ -2। सेकेंड सिस्टम में जो वैल्यू आएगी वो मान लेते हैं कि x है, और इसमें m2 l2 t2 टू द पावर ऑफ -2, ये आ गया, ठीक है। हम लोगों को x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 1 आएगा, 1 इधर आ जाएगा, m1 बाय m2 l1 बाय l2 एंड t1 बाय t2 होल टू द पावर ऑफ -2, ठीक है। यहां पे 1 m1 क्या है, किलोग्राम है, किलोग्राम है। m2 की वैल्यू क्या है, m है, ठीक। l1 क्या है, मीटर है, और l2 की वैल्यू क्या है, l है, और t1 क्या है, सेकेंड है, t2 की वैल्यू क्या है, t है, होल टू द पावर ऑफ -2, ठीक है। अब इस चीज को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि ये क्या होगा। हम लोग को पता है 1m इज हाउ मच, 5 kg, तो सीधे सीधे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। यहाँ पे किलोग्राम हो गया, एंड 1m इज हाउ मच, 5 kg, ठीक है। और मीटर, यहाँ पे जो m है ये मीटर है, 5L इज इक्वल्स टू 1 मीटर, दैट मीन्स 1 मीटर इज इक्वल्स टू 5L, ठीक है। तो या तो मैं मीटर को m और l, मतलब आप या तो l को m में कन्वर्ट कर दो, मीटर में कन्वर्ट कर दो, या मीटर को लेंथ में l में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि 1L की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1/5 मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास मीटर आ गया, दिस डिवाइडेड बाय L की वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं 1/5 मीटर, बहुत बढ़िया। इसके बाद 2t is equals to 1 second, right? So 1t
t इज इक्वल्स टू 1/2 सेकेंड। तो यहाँ पे हमारे पास सेकेंड आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 सेकेंड आ गया। ठीक है, दिस होल टू द पावर ऑफ -2, है ना। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये केजी कैंसिल, ये मीटर कैंसिल, ये सेकंड कैंसिल। ठीक है, सो ये वाला 5 और ये वाला 5 भी कैंसिल ही हो रहा है यहाँ पे। ठीक, ये 2 ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 to the power of -2 that is equals to 1/4, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1/4 न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 न्यूटन जो हुआ वो कितना हुआ, 1/4 यूनिट्स हुआ। ठीक है, जो भी हमारा यूनिट फोर्स का हम लोगों ने यूज किया है वो। ठीक है, नए सिस्टम ऑफ यूनिट में 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1/4 यूनिट। तो ये एक इस तरीके के क्वेश्चंस भी हम लोगों को पुटअप किया जा सकता है। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड एप्लीकेशन। तो जो थर्ड एप्लीकेशन, जो लास्ट एप्लीकेशन होगा, वो एप्लीकेशन क्या होगा, टू डिराइव द रिलेशन और एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला, राइट। तो इसमें हमें क्या करना है, या तो कोई रिलेशन डिराइव करना है या फिर कोई एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाना है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। जैसे अगर कोई पेंडुलम होता है, ठीक है, अगर कोई पेंडुलम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पेंडुलम का अगर आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया होगा सिंपल पेंडुलम का, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस पेंडुलम को थोड़ा सा इधर मूव कराते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये पेंडुलम आगे पीछे घूमता रहता है ना। फिर हम इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। सो हाउ कैन वी डू दैट, सो व्हाट वी नीड टू डू, वी वांट टू फाइंड आउट द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ time period of the simple pendulum, right, not based on mathematics or not based on physics. We want to derive the relation using practical, right। ठीक है, तो इसी एग्जांपल से हम लोग लेते हैं कि सपोज कीजिए कि वी वांट टू फाइंड आउट द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड। लेकिन उसके लिए हमें ये कुछ चीजें पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड कर सकता है। ठीक है, सो टाइम पीरियड अगर हमारा डिपेंड करता है, मान लीजिए कि लेंथ ऑफ पेंडुलम के ऊपर, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर और मास के ऊपर। ठीक है, लेंथ ऑफ पेंडुलम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड मास के ऊपर। तो हम लोगों को एग्जैक्टली टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो नहीं मालूम है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, मान लेंगे कि टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है, जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, वो क्या होगा, वो फॉर्मूला, क्योंकि ये इन तीन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो हम एक्सपेरिमेंट से निकाल सकते हैं कि किस तरीके से कर रहा होगा। ठीक है, कि अगर मान लीजिए कि हमने ये देखा, इसको आगे पीछे करने की कोशिश की, इसको इधर मूव कराया और फिर हम लोगों ने क्या किया, लेंथ इसकी चेंज करी, तो हमने देखा कि टाइम पीरियड की वैल्यू चेंज हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज करने की कोशिश करी, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी चेंज की जा सकती है। हम लोग यहाँ पे हैं और यहाँ से अगर हिमालय में ले जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कुछ और होगी। ठीक है, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो इफेक्ट होगा वो भी अगर हम कंसीडर करेंगे, उसमें अगर चेंज आता है टाइम पीरियड में, तो इसका मतलब क्या है, लेंथ पे के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब ये वाला इसका जो मास है, इसका मास अगर हमने चेंज करने की कोशिश करी तो फिर हम चेक करेंगे क्या मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो हम लोगों को ऐसा लगता है या प्रैक्टिकल में ऐसा मिला कि जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का, वो तीन चीजों के ऊपर डिपेंड किया है, एक लेंथ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड मास।
तो हम लोग एक एम्पेरिकल फॉर्मूला बना लेते हैं। क्या होगा, या डायमेंशन फॉर्मूला बना देते हैं कि जो टाइम पीरियड है उसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला जो हो जाएगा वो L टू द पावर ऑफ x, G टू द पावर ऑफ y एंड M टू द पावर ऑफ z। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, t की जो वैल्यू है वो L टू द पावर ऑफ x, G टू द पावर ऑफ y, M टू द पावर ऑफ z इस फॉर्म में हमें मिल गया है। ठीक है, अब हमें बस और कुछ नहीं करना है, x, y और z की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो टाइम पीरियड को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, m टू द पावर ऑफ 0, L टू द पावर ऑफ 0, t टू द पावर ऑफ 1, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, वो L ही होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा L टू द पावर ऑफ x। ठीक है, g की डायमेंशन जो होती है वो क्या होती है, L t माइनस 2 होल टू द पावर ऑफ y, और m की जो डायमेंशन होती है वो तो m ही होती है, m टू द पावर ऑफ z। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, लेंथ की डायमेंशन लिख दी, g की डायमेंशन लिख दी और m की डायमेंशन लिख दी। अब हम लोग इसको mlt के फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, m टू द पावर ऑफ z आ जाएगा, l टू द पावर ऑफ क्या आएगा यहाँ पे, x प्लस y आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ का l है तो इधर y है, तो l टू द पावर ऑफ y इंटू l टू द पावर ऑफ x, तो l टू द पावर ऑफ x प्लस y इंटू t टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ 2y आ जाएगा। ठीक है, ये डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास t m टू द पावर ऑफ 0, l टू द पावर ऑफ 0 एंड t टू द पावर ऑफ 1, तो यहाँ पे इसको हम t लिख सकते हैं खाली। ठीक, तो अब इसको और इसको हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहां से और यहां से आप लोग देखिए, यहां पे m की पावर कितनी थी, 0 थी, यहां पे m की पावर कितनी है, z है, तो इसका मतलब क्या हुआ, z की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो गई, 0 हो गई। ठीक है, l की पावर यहां पे कितनी है, 0 है, यहां पे कितनी है, x प्लस y है, तो ये क्या हो गया, x प्लस y की जो वैल्यू हो गई है वो कितनी हो गई है, अगेन 0। अब यहां पे t की पावर कितनी है, 1 है, यहां पे t की पावर कितनी है, माइनस ऑफ 2y है, सो माइनस ऑफ 2y की जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है, 1 आ गई है, 1 आ गई है। तो यहां से हमारे पास y की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, माइनस ऑफ 1/2। अगर y की वैल्यू माइनस 1/2 आई है तो इसकी y की वैल्यू हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस 1/2। ठीक है, अब हम लोग फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जो ये वाला हमारे पास फॉर्मूला मिला था। तो डायमेंशन फॉर्मूला जो टाइम पीरियड का होगा वो क्या बनेगा, L टू द पावर ऑफ x। ठीक है, सो L टू द पावर ऑफ x की वैल्यू कितनी आ गई है, 1/2, G टू द पावर ऑफ y, G टू द पावर, G की पावर कितनी आ गई, माइनस ऑफ 1/2, M टू द पावर ऑफ z, M की पावर कितनी आ गई है, 0। ठीक है, ये डायमेंशन फॉर्मूला बन गया। तो जो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला बनेगा वो किस तरीके से होगा, उसको हम लोग कह सकते हैं कि टाइम पीरियड का जो डायमेंशन फॉर्मूला बन रहा है वो आ रहा है L/G होल टू दी पावर होल रूट, ये डायमेंशन फॉर्मूला बन गया। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो टाइम पीरियड बनेगा हमारे पास, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L टू दी पावर ऑफ 1/2 into g to the power of minus 1/2, or we can say that time period is directly proportional to L/G whole root। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। अब देखिए t की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सम कांस्टेंट टाइम अंडर रूट ऑफ L/G आ जाएगी, राइट, सम कांस्टेंट टाइम, यहां पे मैंने k लिखा है कांस्टेंट, सो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, सम कांस्टेंट टाइम अंडर रूट ऑफ L/G हो जाएगी। अब ये जो कांस्टेंट की जो वैल्यू है, इस कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, एक्सपेरिमेंट को कई बार रिपीट करके, एक्सपेरिमेंट को कई बार रिपीट करेंगे तो ये कांस्टेंट की वैल्यू हम लोगों को विद द हेल्प ऑफ दिस प्रैक्टिकल, सिंपल पेंडुलम प्रैक्टिकल, ये कांस्टेंट की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है,
और जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो इस कांस्टेंट की वैल्यू 2 पाई आ जाती है। तो एक्चुअली में जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी। ठीक है, ये आप लोग डिटेल में सिंपल एसएचएम में भी आप लोग इस फॉर्मूले को डिराइव करना सीखेंगे। लेकिन ये वाला जो मेथड है ये क्या है, with the help of practical and dimension analysis we can derive a formula, right? So this is one of the application. ठीक, इसी तरीके से एक और एग्जांपल करके हम लोग देखते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग करने की कोशिश करते हैं कि सपोज कीजिए कि एक अगर कोई पार्टिकल है वो सर्कल में रोटेट कर रहा है, इस तरीके से सर्कल में रोटेट कर रहा है, उसकी कुछ वेलोसिटी है ये इसका, और इस सर्कल का जो रेडियस है वो r है। ठीक है, और ये जो पार्टिकल है इस पार्टिकल का जो मास है वो m है। ठीक है, तो ये पार्टिकल एक कांस्टेंट स्पीड से इस सर्कल में रोटेट कर रहा है। तो हमें इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन, ध्यान रखना मैं यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड बोल रहा हूँ, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। तो ये पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो हमें इसका एक्सेलरेशन निकालना है। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि लेट अस अज्यूम दैट ये जो एक्सेलरेशन होगा, ये एक्सेलरेशन किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये m के ऊपर डिपेंड करेगा, r के ऊपर डिपेंड करेगा और v के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा एक्सेलरेशन का वो क्या बनेगा, वो फॉर्मूला आ जाएगा m टू द पावर ऑफ x, r टू द पावर ऑफ y एंड v टू द पावर ऑफ z। ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, हमें इसका और इसका फॉर्मूला हम लोगों को कंपेयर करना है। ठीक, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, वो कितना हो जाता है, m टू द पावर ऑफ 0, l टू द पावर ऑफ 1, t टू द पावर ऑफ -2। ठीक है, इधर मास का m टू द पावर ऑफ x, रेडियस का जो डायमेंशन होता है वो क्या होगा, l टू द पावर ऑफ y, और वेलोसिटी का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, lt माइनस 1। सो दिस वैल्यू विल बी lt माइनस 1 होल टू द पावर ऑफ z। ध्यान से देखिए आप लोग। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन m टू द पावर ऑफ 0, lt माइनस 2, mlt माइनस 2, इसका हम लोगों ने माना m टू द पावर ऑफ x, r टू द पावर ऑफ y, v टू द पावर ऑफ z। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिर्फ x, y और z की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो तीन वेरिएबल हैं x, y और z, तो इक्वेशन कितनी चाहिए पड़ेगी, तीन इक्वेशन चाहिए पड़ेंगी, और हमें तीन इक्वेशन मिल भी जाएंगी। तो देखिए इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, m टू द पावर ऑफ, m की पावर तो x ही रहेगा। ठीक है, और यहां पे क्या आएगा, l टू द पावर ऑफ y प्लस z आ गया, यहां पे क्या आएगा, t टू द पावर ऑफ माइनस z आ गया। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया है ना। तो इसको, इस वाले फॉर्मूले को और इस वाले फॉर्मूले को, इन दोनों, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इन दोनों फॉर्मूले को हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। तो क्या होगा कंपैरिजन, यहां से हम लोग देख सकते हैं कि x की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 0 आ गई, क्लियर कट आ गई हमारे पास, और y प्लस z की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आएगी, 1 आएगी, और माइनस z की जो वैल्यू आ रही है, यहाँ पे माइनस z है, माइनस z की वैल्यू कितनी आ रही है, -2। दैट मीन्स यहाँ से हमारे पास z की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ गई है, 2 आ गई है। ठीक है, अब z की वैल्यू हम लोग 2 पहली वाली इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसको उठा के हम लोग इसमें डाल देते हैं, है ना। तो क्या होगा, y प्लस 2 इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, -1 आ गई। ठीक है, अब हम लोग फॉर्मूला देखते हैं क्या बना। सो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला आया है वो कितना बना है हमारे पास, m टू द पावर ऑफ, तो कितना आ गया, 0 आ गया, और r, y की वैल्यू कितनी आ रही है, -1, r टू द पावर ऑफ -1, एंड v की वैल्यू, z की वैल्यू कितनी आई है, 2, सो v स्क्वायर। ठीक है, और एक्सेलरेशन
का जो फॉर्मूला बना है दैट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर बाय r। ठीक है, क्या हो गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v स्क्वायर बाय r हो गया। प्रैक्टिकल जब आप लोग करेंगे तो आप लोगों को पता पड़ेगा कि जो एक्सेलरेशन होता है, ये वाला एक्सेलरेशन, इसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, इसके एक्चुअल में वैल्यू भी क्या होती है, v स्क्वायर बाय r के बराबर वैल्यू होती है। मतलब यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा उसकी वैल्यू अपने आप 1 निकल के आती है। ठीक है, तो बहुत अच्छा मेथड है। इस मेथड का यूज करके हम लोग कई एम्पेरिकल फॉर्मूले निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, अब किसी रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, वो एरिया क्या होता है, उसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है और ब्रेथ के ऊपर डिपेंड करता है, ये हम लोगों को पता है। तो एरिया डिपेंड्स ऑन व्हाट, लेंथ एंड ब्रेथ। तो क्या हम एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल पाएंगे? कोशिश करके देखते हैं हम लोग। तो इसी एप्लीकेशन से, डायमेंशन एनालिसिस के एप्लीकेशन से, क्या हम लोग एरिया का फॉर्मूला निकाल सकते हैं? तो ट्राई करके देखते हैं कि जो एरिया हो जाएगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया की डायमेंशन, या एरिया को हम लोग लिख सकते हैं कि दिस इज प्रोपोर्शनल टू L टू द पावर ऑफ x एंड B टू द पावर ऑफ y। ठीक है, अब डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं, ये एरिया हो गया, दिस इज इक्वल टू, लेंथ की जो डायमेंशन होती है वो भी L होती है, L टू द पावर ऑफ, ब्रेथ की जो डायमेंशन होती है वो भी L होती है, L टू द पावर ऑफ y। ठीक है, और एरिया की जो डायमेंशन होती है वो कितनी होती है, L2 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, L टू द पावर ऑफ x प्लस y। ठीक है, अब यहां से हम लोगों को क्लियरली समझ में आ रहा है, एक इक्वेशन मिल रही है हम लोगों को, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये इक्वेशन मिल गई है ना। अब यहां सिर्फ इस इक्वेशन का यूज करके ना तो हम x निकाल सकते हैं ना y निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब यहां पे कोई दूसरी इक्वेशन क्यों नहीं मिल रही है, यहां पे हम लोग सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मतलब एरिया तो हम लोगों को पता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, लेकिन अगर मैं डायमेंशन एनालिसिस का यूज करूं तो मैं एरिया का फॉर्मूला नहीं निकाल पा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे ये एक इंपॉर्टेंट नोट है कि वेन एवर अ फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी सेम तरीके की दो क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करती हो। सेम तरीके की दो क्वांटिटीज कैसे, जैसे एरिया है वो सेम तरीके की दो क्वांटिटीज, लेंथ भी लेंथ ही होती है और ब्रेथ भी लेंथ ही होती है, तो दोनों की यूनिट सेम होती है। तो अगर एरिया सेम तरीके की दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करती हो, तो फिर हम लोग डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके उसका फॉर्मूला नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप लोग एक इंपॉर्टेंट नोट लिख करके लिख लीजिए, when a physical quantity depend on same type of two quantities, two or more quantities, then we cannot derive its formula using dimensional analysis, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो जब भी एक फिजिकल क्वांटिटी, यहां पे अगर मैं अंडरलाइन करके बोल दूं, तो ये वाला जो फिजिकल क्वांटिटी है, हमारे एग्जांपल में ये फिजिकल क्वांटिटी क्या थी, एरिया थी, डिपेंड्स ऑन सेम टाइप ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज। यहां पे जो दो और
टू और मोर क्वांटिटीज हैं, ये कौन सी है, लेंथ एंड ब्रेथ है, ठीक है। सो अगर कोई एक क्वांटिटी सेम तरीके की दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करती है, then we cannot derive its formula using dimensional analysis. This is a very important point. ठीक। So this is one of the limitation of dimension analysis कि हम कभी भी ऐसी क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं निकाल पाते हैं जिसमें कोई एक फिजिकल क्वांटिटी दो या दो से ज्यादा सिमिलर टाइप की क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल हम लोग लेके देखते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ सॉलिड पेंडुलम, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ सॉलिड पेंडुलम। अब सॉलिड पेंडुलम क्या क्या होता है, सिंपल पेंडुलम में रस्सी रहती है, सॉलिड पेंडुलम में क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, ये आप लोग डिटेल में आप लोग उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये उसका कुछ एक लेंथ होता है या रेडियस होता है, इसको डिटेल में आप लोग एसएचएम में पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे डायमेंशन एनालिसिस की बात कर रहे हैं कि टाइम पीरियड ऑफ अ सॉलिड पेंडुलम। तो टाइम पीरियड ऑफ अ सॉलिड पेंडुलम किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, टाइम पीरियड ऑफ अ सॉलिड पेंडुलम चार चीजों के ऊपर मान लीजिए कि डिपेंड करता है। लेंथ, दिस आर, राइट, मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। तो जो टाइम पीरियड डिपेंड करता है वो इन चार चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ, मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी एक कोई क्वांटिटी होती है, ठीक है, जो कि हम लोग रोटेशन में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग ये देख लेते हैं कि यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो चार चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसका फॉर्मूला निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा। सो टाइम पीरियड जो होगा उसको मैं क्या लिख सकता हूं, m to the power of 0, l to the power of 0, t to the power of 1। अब ये किसके बराबर होना चाहिए, l to the power of x, m to the power of y, g to the power of z and i to the power of something w, ठीक है। अब यहां से हमें यहाँ पे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी फॉर्मूला मिल जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल तरीके से मैं अगर बोलूं तो एम आर स्क्वायर होगा, ठीक है, या एम एल स्क्वायर होगा, एम एल स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं है ये फॉर्मूला, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल स्क्वायर की तरह से हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, एक्स, वाई, जेड एंड डब्ल्यू। तो यहां पे हमारे पास जो वेरिएबल हैं वो कितने हैं, 4 वेरिएबल्स हैं। लेकिन जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन मिलेगी वो कितनी मिलेगी, हम एक बार m से इक्वेट करेंगे, एक बार l से इक्वेट करेंगे, एक बार t से इक्वेट करेंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन मिलेंगी वो 3 मिलेंगी, ठीक है। ये क्लियर है सबको कि यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो 4 वेरिएबल्स हैं, लेकिन जो इक्वेशन मिलने वाली है हमें वो कितनी मिलेंगी, सिर्फ 3 इक्वेशन मिलेंगी। तो क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, नो, वी कैन नॉट सॉल्व दिस बिकॉज वी हैव 4 वेरिएबल्स एंड वी विल गेट ओनली 3 इक्वेशंस, ठीक है। तो यहां पे भी हम लोग एक नोट करके लिख सकते हैं कि whenever a physical quantity depends on more than 3 quantities, कि जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड कर रही है, तब फिर हम लोग डायमेंशन एनालिसिस का यूज नहीं कर सकते हैं जब तक वो मैकेनिक्स के अंदर है, ठीक है। सो इन मैकेनिक्स when a physical quantity depends on more than 3 quantities,
then we cannot derive its formula using dimensional analysis. राइट तो जब भी कोई एक क्वांटिटी जो होगी, ये स्पेशली मैकेनिक्स की बात हो रही है, जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में जाएंगे तो फिर हमारे पास जो क्वांटिटीज होंगी उसमें भी 4 इक्वेशन होंगी, 4 वेरिएबल्स होंगे, या थर्मोडायनेमिक्स में जाएंगे तब भी 4 इक्वेशन होंगी, 4 वेरिएबल्स होंगे, उसमें सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन मैकेनिक्स में जब जब तक हम हैं, उसमें अगर कोई भी क्वांटिटी 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड कर रही हो, तब तक हम लोग डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके हम लोग उसका फॉर्मूला नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक। चलिए एक तरीके का क्वेश्चन और आता है, वो भी हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वेलोसिटी, डेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, राइट, velocity, density and frequency are taken as fundamental units. If velocity, density and frequency are taken as fundamental units, then we need to find out dimension formula of momentum. ठीक है, सो मतलब डायमेंशन फॉर्मूला मोमेंटम का हम लोगों को डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है किस फॉर्म में? वेलोसिटी, डेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी के टर्म में। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो बेसिकली मोमेंटम हम लोगों को पता ही है, मोमेंटम p से डिनोट किया जाता है, और p का जो डायमेंशन होता है वो मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, राइट, ये हम लोगों को पता होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा mlt-1, ये मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला होता है। वेलोसिटी का भी हम लोगों को पता है, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा? lt-1 होगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ रिपीटेशन पर सेकेंड, दैट मीन्स t टू द पावर ऑफ -1 होता है डायमेंशन फॉर्मूला। एंड डेंसिटी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दैट इज ml टू द पावर ऑफ -3। ठीक है, तो ये हम लोगों को गिवन है, ये हम लोगों को गिवन है, और ये मोमेंटम का हम लोगों को डायमेंशन फॉर्मूला दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है? मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला वेलोसिटी, डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी की टर्म में निकालना है। तो एक तरीके से यही हो गया कि मोमेंटम को हमें वेलोसिटी, डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में लिखना है। ठीक है, तो एक तरीके से हमें मोमेंटम और इन तीनों क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन निकालना है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि मान लीजिए कि मोमेंटम हो गया p वो डिपेंड कर रहा है, तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ p विल बी इक्वल्स टू v to the power of x, rho to the power of y and f to the power of z। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है? x, y और z की वैल्यू निकालनी है बस। ठीक है, बस अब इसको लिख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या होगा? mlt-1, इधर क्या आ गया? lt-1 होल टू द पावर ऑफ x। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? ml-3 होल टू द पावर ऑफ y एंड t-1 होल टू द पावर ऑफ z। ये आ गया, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? m टू द पावर ऑफ y, l टू द पावर, l की पावर में क्या आएगा? इधर x आ जाएगा, x -3y, सो x -3y आ गया, और t की पावर में कितना आएगा? इधर -(x + z).
ये डायमेंशन फॉर्मूला मिल गया हम लोगों को, ठीक है। अब इसको और इसको कंपेयर कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास y की जो वैल्यू मिलेगी वो तो 1 आ जाएगी, x माइनस 3y, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 के बराबर है। y की वैल्यू जब हम लोग 1 डालेंगे, y की वैल्यू जब हम लोग इसमें 1 डालेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, x माइनस ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। 3 को इधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे, 4 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। अब माइनस ऑफ x प्लस z की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ रही है हमारे पास, -1 के बराबर आ रही है, ठीक है। अब x की वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों को पता है कितनी है, तो यहाँ से x प्लस जेड की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। अब x की वैल्यू अगर हम लोग डालते हैं 4, तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 प्लस z इज इक्वल्स टू 1 आ गया, और यहाँ से हमारे पास z की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई, -3, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारे पास मोमेंटम का फॉर्मूला मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, मोमेंटम का जो फॉर्मूला मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, यूनिट्स जो डायमेंशन फॉर्मूला मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, v टू द पावर ऑफ x, सो v टू द पावर ऑफ 4, रो टू द पावर ऑफ y, so rho to the power of 1, and f to the power of z, so that is f to the power of -3, right। ये फॉर्मूला मिल गया हम लोगों को, तो हम लोग मोमेंटम की वैल्यू लिख सकते हैं, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो v टू द पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाय f क्यूब। इस तरीके से हम लोग इस तरीके के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। नाउ we will see some dimensionless quantities. Now we will see some dimensionless quantities. डायमेंशनलेस क्वांटिटीज, ठीक है। तो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज क्या होती हैं, जो भी रेशियो के फॉर्म में होंगी, जितनी भी क्वांटिटीज रेशियो के फॉर्म में एक्सप्रेस की जाती हैं, वो सारी की सारी क्वांटिटीज जो होती हैं वो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होती हैं, राइट। सो रेशियोज, पहली बात तो रेशियोज क्या होगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होंगी। दूसरा एंगल, थीटा, थीटा इज ऑल्सो अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, राइट। हम लोगों ने देखा था थीटा क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, तो ये भी एक तरीके से रेशियो ही होता है। सो दिस इज ऑल्सो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब साइन थीटा, साइन थीटा में ये जो थीटा है ये भी डायमेंशनलेस है, और जो पूरी जो साइन क्वांटिटी है ये भी अपने आप में डायमेंशनलेस होगी, ठीक है। साइन जो क्वांटिटी है वो क्या होगी, डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होगी, ठीक है। साइन हो गया, कॉस हो गया, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो सारे के सारे डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होंगी, ठीक है। उसके अलावा log x या ln x, log x और ln x में कौन कौन सी क्वांटिटीज डायमेंशनलेस है, ये जो x है ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, और ये जो कंप्लीट log है ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटीज है, ठीक है। तो log x के अंदर जो x आता है वो भी डायमेंशनलेस है, और कंप्लीट जो log होता है वो भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। आपको पता होगा log, जो कि अगर किसी चीज log हम लोग किसका निकालते हैं, log हमेशा किसी एक न्यूमेरिकल वैल्यू का निकालते हैं, तो न्यूमेरिकल वैल्यू की कभी भी कोई डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है। और जब log निकाल के हमारा आंसर भी आता है तो वो भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू ही होता है, तो उसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है। सिमिलरली e टू द पावर ऑफ x बोलो या फिर a टू द पावर ऑफ x बोल दो, ठीक है। सो e टू द पावर ऑफ x में भी ये जो क्वांटिटी होगी x, ये भी डायमेंशनलेस होगी, ठीक है। और ये जो कंप्लीट क्वांटिटी है e टू द पावर ऑफ x, ये भी अपने आप में डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी, ठीक है। अब इसी के ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं हम लोग। सपोज कीजिए
कि आपके पास एक क्वांटिटी है y इज इक्वल्स टू a साइन ऑफ के एक्स माइनस ऑफ ओमेगा इंटू टी, राइट। ये क्वांटिटी है। इसमें हमें डायमेंशन किस किस की पता है, y की जो डायमेंशन है वो क्या हो गई है, लेंथ हो गई है, ठीक है। x, y और x इन दोनों की डायमेंशन बराबर ही है, मतलब लेंथ के बराबर है। t की जो डायमेंशन है वो क्या हो गई है, टाइम हो गई है, ठीक है। अब हमें किस किस की डायमेंशन निकालनी है, हमें डायमेंशन निकालनी है कैपिटल A की जो डायमेंशन होगी वो निकालनी है, K की जो डायमेंशन होगी वो निकालनी है, ओमेगा की जो डायमेंशन होगी वो निकालनी है, ठीक है। तो हम लोगों को किस किस की डायमेंशन पता है, इसमें हम लोगों को y की डायमेंशन पता है, x की डायमेंशन पता है और t की डायमेंशन पता है। इन तीन चीजों की डायमेंशन हम लोगों को पता है। इसके अलावा हमें किस किस की डायमेंशन निकालनी है, a, k और ओमेगा। इन तीन क्वांटिटीज की डायमेंशन अगर हम लोगों को निकालनी है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो पूरी क्वांटिटी होगी ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। अब ये भी, इसके इन दोनों के बीच में क्या है, माइनस का साइन है, तो मतलब ये और ये दोनों क्वांटिटीज भी डायमेंशनलेस ही होंगी, ठीक है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, डायमेंशन ऑफ k इंटू एक्स, अगर कोई भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, ठीक है, तो उसकी जो डायमेंशन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। या फिर हम लोग ऐसा कह सकते हैं, ये क्या होगा, m टू द पावर ऑफ 0, l टू द पावर ऑफ 0, t टू द पावर ऑफ 0, ये हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू को हम लोग 1 लिख सकते हैं क्योंकि सबकी पावर 0 हो गई ना, तो इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे, डायमेंशन ऑफ k इंटू डायमेंशन ऑफ x क्या है, l, दिस इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1। सो जो k की जो डायमेंशन होगी वो क्या आ जाएगी हमारे पास, l टू द पावर ऑफ -1, l की डायमेंशन आ गई, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग ओमेगा की डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। ओमेगा की डायमेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ ओमेगा इंटू टी, दिस वैल्यू इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये भी m टू द पावर ऑफ 0, l टू द पावर ऑफ 0, t टू द पावर ऑफ 0, इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1 के बराबर ही आएगी। तो डायमेंशन ऑफ ओमेगा इंटू डायमेंशन ऑफ टी कितना होता है, t ही है, दिस इज इक्वल्स टू कितना आ गया है, 1 आ गया, ठीक है। तो डायमेंशन ओमेगा की जो डायमेंशन होगी वो क्या आएगी, t टू द पावर ऑफ -1, ठीक है। तो यहां से हमारे पास k की डायमेंशन आ गई और ओमेगा की डायमेंशन आ गई। अब बचा क्या है, सिर्फ a की डायमेंशन निकालना। हमें पता है कि ये पूरी जो क्वांटिटी है ये भी डायमेंशनलेस ही है, ठीक है, ये पूरी क्वांटिटी भी डायमेंशनलेस ही है। तो यहां से हम लोग बहुत ही इजीली कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ y, जो y की जो डायमेंशन होगी वो किसके बराबर होगी, a की डायमेंशन के बराबर होगी, क्योंकि ये इसके आगे का जो मल्टीप्लिकेशन में है वो तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो वहां तो सीधा 1 ही आ गया। तो a की जो डायमेंशन होगी वो क्या हो जाएगी, वो भी l के बराबर हो जाएगी, ठीक है। सिंपल से तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। इसी के ऊपर एक दो क्वेश्चन और करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि हमारे पास y की जो डायमेंशन हो रही है, y की डायमेंशन क्या आ रही है, a e टू द पावर ऑफ bx माइनस ऑफ c, ठीक है। इसमें हमें किस किस चीज़ की डायमेंशन निकालनी है, b, c और a की डायमेंशन निकालनी है, ठीक है। इसको सिंपल a बोल दो, a, ठीक, bx टू द पावर ऑफ c, ठीक। तो हमें ये पता है कि y की जो डायमेंशन है वो डायमेंशन ऑफ x के बराबर है और वो कितनी है, l है। तो हमें डायमेंशन किसकी निकालनी है, a, b एंड c। सो a, b एंड c, इसकी जो डायमेंशंस हैं वो हम लोगों को निकालनी है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि ये जो कंप्लीट क्वांटिटी है, ये वाली जो कंप्लीट क्वांटिटी है, तो ये तो अपने आप में डायमेंशनलेस है।
तो हम लोग क्या बोलेंगे कि y की जो डायमेंशन है, y की जो डायमेंशन है वो किसके बराबर हो जाएगी, a की डायमेंशन के बराबर। तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली कह सकते हैं कि a की डायमेंशन जो आ जाएगी वो कितनी आएगी, l के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो कंप्लीट क्वांटिटी है वो डायमेंशनलेस है, उसके साथ में ये वाली जो क्वांटिटी है ये भी डायमेंशनलेस ही है। तो मतलब क्या हुआ, b इंटू एक्स की जो डायमेंशन होगी वो किसके बराबर आएगी, डायमेंशन ऑफ c के बराबर आएगी, और वो 1 के बराबर होना चाहिए। तो मतलब c की जो डायमेंशन हो गई वो क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, b इंटू डायमेंशन ऑफ x इज ऑल्सो इक्वल्स टू l, दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच, 1। तो यहाँ से हमारे पास b की जो डायमेंशन आ रही है वो कितनी आ गई है, l टू द पावर ऑफ -1। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कभी डायमेंशनलेस क्वांटिटीज का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी विल सी डायमेंशंस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन वैसे कोई सेपरेट चीज नहीं होती है, ये टॉपिक अलग से पढ़ाने का नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की डायमेंशन हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए कोई क्वांटिटी हो सकती है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो एक क्वांटिटी होगी y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, y की कुछ डायमेंशन हो सकती है, x की कुछ डायमेंशन हो सकती है, और इसमें y की जो क्वांटिटी है वो f ऑफ x के बराबर है। ठीक है, अब हमें dy बाई डी एक्स की डायमेंशन निकालनी है। ठीक है, dy बाई डी एक्स की डायमेंशन निकालनी है, तो ये कितनी होगी ये हम लोगों को पता करना है। ठीक है, अब dy क्या होता है, dy इज चेंज इन y, चेंज इन y। ठीक है, अगर मान लो कि y मास है तो dy क्या होगा, थोड़ा सा मास, है ना, और dx जो होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा चेंज इन विच क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी x। ठीक है, जैसे x अगर मान लीजिए कि t टाइम है, ठीक है, तो dx क्या हो जाएगा, चेंज इन टाइम। ठीक है, तो हम लोगों को एक चीज तो क्लियरली समझ में आ गई, अगर मान लीजिए कि y एक ऐसी क्वांटिटी है, मान लीजिए कि लेंथ है या मास है या कुछ भी है, तो dy की जो डायमेंशन होगी वो किसके बराबर होनी चाहिए, वो डायमेंशन ऑफ y के बराबर होनी चाहिए, और dx की जो डायमेंशन है वो किसके बराबर होनी चाहिए, वो भी x की डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए ना, क्योंकि dy क्या होता है, dy इज चेंज इन y, तो y और dy दोनों की जो डायमेंशन होगी वो तो सेम ही होना चाहिए। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स की जो डायमेंशन होगी वो क्या हो जाएगी, that will be change in y divided by change in x, so that will be dimension of y divided by dimension of x। ठीक है, सिमिलर तरीके से हम लोग डबल डिफरेंशिएशन का भी डायमेंशन निकाल सकते हैं, जैसे d2y बाय डी एक्स स्क्वायर होता है, तो d2y बाय डी एक्स स्क्वायर क्या कहलाता है, d2y बाय डी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू d बाय डी एक्स ऑफ dy बाय dx, ऐसे ही लिखते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो अगर हमें इसकी डायमेंशन निकालनी है, ठीक है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इस पूरी क्वांटिटी की डायमेंशन निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक, तो क्या होगा, इसकी डायमेंशन जो होगी वो किसके बराबर आ रही है, d2y बाय
dx स्क्वायर जो है इसकी जो कंप्लीट डायमेंशन है वो किसके बराबर आ रही है, इसके अंदर जो क्वांटिटी है वो कितनी है, dy बाई डी एक्स की डायमेंशन डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ dx, और dx की डायमेंशन क्या है, x के बराबर ही है, और dy बाई डी एक्स की डायमेंशन क्या है, y बाय x के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, y बाय डायमेंशन ऑफ x दिस होल डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ x। तो dy बाई डी एक्स स्क्वायर की डायमेंशन क्या हो गई, डायमेंशन ऑफ y डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग dy बाई डी एक्स स्क्वायर की डायमेंशन भी निकाल सकते हैं बहुत ही इजीली। ठीक है, तो ये तो हो गया। अगर मान लीजिए कि d3y बाई डी एक्स स्क्वायर की डायमेंशन अगर आप लोगों से पूछी जाए तो आप क्या करोगे, d3y बाई डी एक्स स्क्वायर की जो dx क्यूब की अगर आपसे डायमेंशन पूछी जाए तो आप क्या करोगे, वो भी ट्रिपल टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ y हो जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ y डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ x होल क्यूब, ये सिंपल डायमेंशन आ जाएगी। इस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएशन की डायमेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन की डायमेंशन। इंटीग्रेशन की डायमेंशन, ठीक है, सो सपोज कीजिए कि अगर हमारे पास एक क्वांटिटी है ऐसी, ठीक है, या कोई एक क्वांटिटी है वो हम लोग ऐसे लिख रहे हैं कि y इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, मान लीजिए कि वो क्वांटिटी क्या है, i है। ठीक है, इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो y इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन है। ठीक है, हमें इसकी डायमेंशन निकालनी है, तो इसकी डायमेंशन कैसे निकालेंगे ये हम लोग को देखना है। ठीक है, सो y इंटू डी एक्स, ये बेसिकली इंटीग्रेशन होता क्या है, y इंटू इंटीग्रेशन बेसिकली और कुछ नहीं होता है, ये y1 इंटू डी एक्स वन, मतलब छोटा छोटा सा y1 इंटू डी एक्स वन, y2 इंटू डी एक्स टू, इन सब का एडिशन ही होता है, y2 इंटू डी एक्स टू, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब जब हम डायमेंशन निकालेंगे तो ये क्वांटिटी ये सारी क्वांटिटी की डायमेंशन तो सेम ही है, तो इंटीग्रेशन की जो डायमेंशन हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ y इंटू डी एक्स के बराबर। ठीक है, और इसकी डायमेंशन जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ y इंटू डायमेंशन ऑफ डी एक्स के बराबर, और इसकी डायमेंशन हम लोग को पता है, डायमेंशन ऑफ y इंटू डी एक्स की डायमेंशन हम लोग को पता है कितनी होती है, डी एक्स के बराबर होती है। सो इंटीग्रेशन y डी एक्स का इंटीग्रेशन, इसकी जो डायमेंशन आ रही है वो कितनी आ रही है, डायमेंशन ऑफ y इंटू डायमेंशन ऑफ x, राइट। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर अब यहीं पे ही खत्म होता है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। इसके क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं जो भी अवेलेबल हैं हमारे शीट्स में। ठीक है, थैंक यू।